हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने चैनल अध्ययन सेतु में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी एनआईओएस द्वारा संचालित बीएड शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स की, जो कि 6 महीने का अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण होने वाला है। बात करते हैं आज के इस सेशन की, तो क्या कुछ खास होने वाला है इस सेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर 1 का चैप्टर 3 कर रहे थे, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड की हैं 3 पार्ट के। ये आज चौथा पार्ट होने वाला है और आज संभवतः यह पार्ट ख़त्म हो जाए और यह जो तीसरा चैप्टर है वो भी ख़त्म हो जाए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, मैंने इस चैप्टर के सब टॉपिक बुद्धि से जितने भी क्वेश्चन एनआईओएस ने अब तक अपने परीक्षाओं में पूछे हैं उन सबको रखा है, ताकि कोई भी ऐसा प्रश्न है जो इन टॉपिक से बनता है वो छूटे ना और आप अपनी परीक्षा में आसानी से उसे लिख सकें। देखते हैं कि कितने प्रश्न एनआईओएस ने इससे पहले पूछे हैं। वो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं और फिर एक एक करके उनका आंसर भी देखेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वह है बुद्धि की परिभाषा, विशेषता एवं शिक्षा में महत्व का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्धि और अधिगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है बालक की बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। और आखिरी का क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण में बुद्धि परीक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है बुद्धि की परिभाषा, विशेषता एवं शिक्षा में महत्व का वर्णन। आइए देखते हैं बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि मानव की वह मानसिक क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है, सीखता है, समझता है और समस्याओं का समाधान करता है तथा नए परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूलित करता है। बुद्धि व्यक्ति को सही गलत में अंतर करने, निर्णय लेने और जीवन की जटिल समस्याओं से निपटने में सहायता करती है। दोस्तों, आपको पता ही है कि मनुष्य जो कि अन्य प्राणियों से भिन्न है, जानवरों से भिन्न है, उसका एकमात्र कारण यही है कि उसके पास बुद्धि है, उसके पास दिमाग है, जिसके कारण वह सही गलत का निर्णय ले सकता है, तर्क कर सकता है, अपनी समस्याओं को समझता है, उसका समाधान कर सकता है। अतः जो मनुष्य है वह अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य का बुद्धि और मनुष्य का दिमाग ही है। बात करते हैं बुद्धि की अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं की। तो बिने ने कहा है, बिने के अनुसार बुद्धि का अर्थ है सही निर्णय लेने, तर्क करने और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की क्षमता। अकॉर्डिंग टू बिने। टर्मन के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अमूर्त चिंतन करता है। तो ये परिभाषाएं रहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों की। आगे बात करते हैं बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, समस्या समाधान की क्षमता। बुद्धिमान व्यक्ति नई एवं कठिन समस्याओं को समझकर उनका तार्किक समाधान खोज लेता है। दोस्तों, आपको पता है कि जिस व्यक्ति के पास अधिक बुद्धि होती है वह समस्याओं को तुरंत पहचानता है और तुरंत ही उसका तार्किक समाधान ढूंढता है। बुद्धि की जो अगली विशेषता है वो है सीखने की योग्यता। बुद्धि व्यक्ति की सीखने की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करती है। अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति शीघ्र सीखता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है या जो व्यक्ति अच्छा सोच सकता है वह तेज़ी से सीखता है और अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति जो उसकी सीखने की गति होती है वो अच्छी और शीघ्र होती है। अनुकूलन की क्षमता। बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति बदलती परिस्थितियों में स्वयं को ढाल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके अंदर की बुद्धि अच्छी है, उसमें अच्छी बुद्धिमत्ता है, तो वह किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढालने का गुण रखता है। वह अपने आप को
उस माहौल के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार चीज़ों को अपने अनुसार ढाल के और वहाँ उस अनुकूलन के अनुसार वह अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। अमूर्त चिंतन बुद्धि व्यक्ति को प्रतीकों, विचारों और संकल्पनाओं पर सोचने में सक्षम बनाती है। निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि सही समय पर उचित निर्णय लेने में सहायक होती है। व्यक्तिगत भिन्नता हर व्यक्ति की बुद्धि समान नहीं होती। बुद्धि में व्यक्तिगत अंतर पाए जाते हैं। विकासशील प्रकृति बुद्धि जन्म से स्थिर नहीं होती, बल्कि शिक्षा, अनुभव और वातावरण से विकसित होती है। लक्ष्य उन्मुख व्यवहार बुद्धि व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने में सहायक होती हैं। बात करते हैं शिक्षा में बुद्धि का क्या महत्व है, आखिर हम बुद्धि को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बिना प्रभावी शिक्षण अधिगम संभव नहीं है। शिक्षण विधियों का चयन छात्रों की बुद्धि के स्तर को जानकर शिक्षक उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि जब तक हम अपने कक्षाओं में अपने छात्रों के बुद्धि स्तर को नहीं जानेंगे, तब तक हम उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी कक्षा में अलग अलग बुद्धि स्तर के बालक हैं, तो हमें उनके रुचियों और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण करना पड़ेगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ कक्षा में सभी छात्र समान नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग कक्षा में अलग अलग बुद्धि के बालक होते हैं और उनकी बुद्धि पर ही उनकी शिक्षक उनकी आवश्यकताओं को समझ के और उनकी क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी अच्छे तरीके से सीख सकता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक बुद्धि के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम को सरल या जटिल बनाया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी कक्षा में एक ही जैसे बुद्धि स्तर के बालक होंगे, तो उनके बालक के जो शिक्षण व्यवस्था होगी वह एक ही स्तर की जाएगी। लेकिन हमें पता है कि हमारे एक ही कक्षा में अलग अलग बुद्धि स्तर के बालक होते हैं, तो उनके क्षमता के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम को सरल या कठिन बनाने का कार्य शिक्षण कार्य शिक्षक तभी कर पाएगा जब तक वह उसकी बुद्धि को जान नहीं पाएगा। अधिगम की गति निर्धारण अधिगम का गति निर्धारण भी किया जा सकता है। कुछ छात्र शीघ्र सीखते हैं और कुछ धीरे। यह अंतर बुद्धि के कारण होता है। अर्थात अगर आपके कक्षा में कोई ऐसा बालक है जिनकी सीखने की गति मंद है, तो उनको आप अतिरिक्त समय देंगे, उनको उनके कार्य के अनुसार या क्षमता के अनुसार कार्य देंगे और स्केप फोल्डिंग देते हुए थोड़े थोड़े उनके कार्यों की जो क्षमता है या जो कार्यों की स्थिति है उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएंगे, ताकि जो आपका छात्र है वह धीरे धीरे चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीख ले। शैक्षिक मार्गदर्शन बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से छात्रों को उपयुक्त विषय, कक्षा और करियर चुनने में सहायता मिलती है। देखिए, बुद्धि के अनुसार ही शिक्षक शैक्षिक मार्गदर्शन प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे जो हैं उनको अपने करियर और अब कक्षा में अपने कार्यों को चुनने में सहायता मिलती है कि वह किस स्किल में अच्छे हैं, वह कौन सा काम अच्छा कर सकते हैं। समस्या समाधान कौशल का विकास बुद्धि शिक्षा को रटने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता विकसित करती है। दोस्तों, बुद्धि का एक विशेष कार्य यह भी है कि वह समय पे अपने आप को वैसे डेवलप्ड करती है कि समस्या समाधान का कौशल उसके अंदर आता है और हम बुद्धि के कारण ही समस्याओं को समाधान करने में सहायक होते हैं। हम सोचते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए बेहतर क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं ताकि हम इस समस्या से निकल पाएं। विशेष बच्चों की पहचान बुद्धि के आधार पर एवं प्रतिभाशाली एवं मंद बुद्धि बच्चों की पहचान कर उनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों, हमें पता है कि कक्षाओं में भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि के बालक बालिकाएं होते हैं, तो उसमें से जो भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए हम थोड़े कठिन कार्यों का, और जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनकी पहचान करके हम निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य करके उनके लिए विशेष कक्षाओं का भी
हम व्यवस्था कर सकते हैं। समग्र व्यक्तित्व विकास। बुद्धि का विकास विद्यार्थी के मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास में योगदान देता है। यानी कि जो बुद्धि है वह व्यक्ति के सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं देखता है, बल्कि हर तरीके के विकास को, जिसको हम समग्र व्यक्तित्व विकास कहते हैं, उसमें योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। आंसर है, बुद्धिमानों की एक महत्वपूर्ण मानसिक क्षमता है जो व्यक्ति को सोचने, समझने, सीखने तथा समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि एक न होकर अनेक प्रकार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। बुद्धि के विभिन्न प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कितने प्रकार की बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने दर्शाया है। हम बात करते हैं तो पहला है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि से आशय उस मानसिक क्षमता से है जिसके द्वारा व्यक्ति दैनिक जीवन की समान समस्याओं को समझता है और उनका समाधान करता है। इसमें सोचने, तर्क करने, निर्णय लेने और सीखने की सामान्य योग्यता शामिल होती है। विद्यालय शिक्षा में सामान्य बुद्धि का विशेष महत्व होता है क्योंकि अधिकांश शैक्षणिक उपलब्धि इसी पर आधारित होती है। दोस्तों, बात करते हैं सामान्य बुद्धि की। तो सामान्य बुद्धि वह बुद्धि है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में, जैसे स्कूल जाने, पढ़ने, अपने घर के दैनिक कार्यों में, अपने समाज में हो रही चीज़ों में जो भी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। क्योंकि इस चीज़ें रोज़ होने वाली हैं, बहुत ही कॉमन हैं, इसलिए ऐसी बुद्धि का या ऐसे स्थान पे जिस बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं उसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि होने वाली है ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि का संबंध मूर्त वस्तुओं और प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्ति वास्तविक वस्तुओं को देखकर, छूकर तथा प्रयोग करके सीखता है। छोटे बच्चे अधिकतर ठोस बुद्धि के माध्यम से सीखते हैं, जैसे चित्र, मॉडल, प्रयोग, गतिविधियाँ ठोस बुद्धि के विकास में सहायक होती हैं। दोस्तों, अगर ठोस बुद्धि की बात की जाए तो इसको आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें मूर्त चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, वह बुद्धि जो मूर्त चीज़ों से जुड़ी है उसको ठोस बुद्धि कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग छोटे बच्चे सीखने के लिए करते हैं। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनको ए फॉर एप्पल समझाएंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर जैसे ही आप उसको ए फॉर एप्पल पढ़ाते वक्त एक एप्पल का चित्र बना के दिखाते हैं या कोई पोस्टर दिखाते हैं जिसमें एप्पल का चित्र बना है, तो वह आसानी से उसको समझ सकता है। और हो सकता है कि वह अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ के देखे, जब उसने विद्यालय जाने से पहले उस एप्पल को देखा हो, अपने घर में देखा हो, सेब जानता हो वो कि सेब किसे कहते हैं। तो जैसे ही आप ए का नाम लेंगे कि ए फॉर, तो बच्चे के दिमाग में तुरंत वो सेब की छवि बनती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो सीधे सीधे मूर्त वस्तुओं से संबंधित है उस बुद्धि को ठोस बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि प्रतीकों, संकल्पनाओं और विचारों के माध्यम से सोचने की क्षमता है। इस बुद्धि में व्यक्ति बिना किसी वास्तविक वस्तु के केवल विचारों और चिन्हों के सहारे चिंतन करता है। गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों में अमूर्त बुद्धि की अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर बात की जाए अमूर्त बुद्धि की तो कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पाएंगे जो मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, जैसे 6 to 8 वाले बच्चे हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अमूर्त थिंकिंग के होते नहीं हैं, उनका जो चिंतन होता है वो मूर्त होता है, वो ऑपरेशनल कॉन्क्रीट स्टेज पे होते हैं। तो इसलिए उनको अमूर्त चीज़ों का बहुत ज्ञान नहीं होता है। तो अमूर्त चीज़ों का ज्ञान करने वाले बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के होते हैं वो 6 to 8 या उससे ऊपर के कक्षाओं के होते हैं। जैसे इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जब हम गणित या रीजनिंग पढ़ाते हैं तब करते हैं। अगर हम गणित का कोई सवाल कहते हैं और बच्चों को उदाहरण देते हैं कि ए के पास 2000 रुपये हैं और उससे 2 गुना बी के पास है, तो कहीं आपने इसको दिखाया नहीं है, लेकिन बच्चों ने अपने थिंकिंग के हिसाब से उसको एक उसकी इमेज बना ली और वो पूरा का पूरा सवाल उन्होंने समझ लिया। तो सबसे ज़्यादा अमूर्त चीज़ों का प्रयोग गणित में, तर्कशास्त्र
में और दर्शन जैसे विषयों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रतीकों और विचारों के सहारे ही बच्चा चिंतन करता है। बच्चे के अंदर थिंकिंग डेवलप्ड होती है। वह उन चीज़ों के बारे में, वो जो भी नियम और निर्देश आपने दिए हैं उसके बारे में सोचना प्रारंभ करता है और फिर अपनी समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करता है। इसमें दूसरों की भावनाओं को समझना, सहयोग करना, नेतृत्व करना और सामाजिक संबंध बनाए रखना शामिल है। शिक्षक, प्रशासक और नेता में सामाजिक बुद्धि अधिक विकसित होती है। बात सही है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम जो कि शिक्षक हैं, इनमें सामाजिक बुद्धि की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बच्चा हमारे स्कूल में आता है वह अपने साथ अपने पूर्व ज्ञान को लेके आता है और हमारी जो सामाजिक बुद्धि है उसके अनुसार हम कार्य करके उस बच्चे को कैसे प्रभावी अधिगम प्रोवाइड कर सकते हैं यह डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए सामाजिक बुद्धि का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है और यह व्यक्ति जो होता है वह अपनी बात को दूसरे को प्रभावी ढंग से समझाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ऐसे लोगों में नेतृत्व करने की भावना ज़्यादा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति नेता या नेतृत्व करने वाला, सहयोग करने वाला या अध्यापक, शिक्षक और प्रशासक की भूमिका में अधिक होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि व्यक्ति की अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसमें आत्मसंयम, सहानुभूति, आत्म प्रेरणा और भावनात्मक संतुलन शामिल होता है। शिक्षा में भावनात्मक बुद्धि का विकास विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संतुलित बनाता है। दोस्तों, बात करते हैं भावनात्मक बुद्धि की, तो किसी भी बच्चे या किसी भी प्राणी में भावनात्मक बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे वह अपने भावनाओं पे कंट्रोल करके, नियंत्रित करके या आत्मसंयम करके परिस्थितियों के अनुसार कार्य कर सकता है। किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में भावनात्मक बुद्धि अगर अत्यंत होती है तो वह उसके लिए नुकसानदेह भी है। अतः भावनात्मक संतुलन बहुत ही जरूरी है किसी भी बालक में। शिक्षा में भावनात्मक बुद्धि का विकास विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को संतुलित बनाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि वह होने वाला है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि जीवन की वास्तविक समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से हल करने की क्षमता है। यह बुद्धि पुस्तकीय ज्ञान से अधिक अनुभव पर आधारित होता है। कुशल कारीगर, टेक्नीशियन और व्यावसायिक व्यवहारिक बुद्धि के अच्छे उदाहरण हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें सारे ज्ञान किताबों में नहीं मिलते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों से या आसपास के सर्कमस्टांसेस से बहुत कुछ सीखते हैं और व्यवहारिक रूप से कई सारी समस्याओं का हल करने में सक्षम हो पाते हैं। यह ज्ञान किताबों से अलग ज्ञान होता है, जो कि हमारे अनुभव पर आधारित होता है। जो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, कारीगर हैं, टेक्नीशियन हैं, ये सब अच्छे व्यवहारिक बुद्धि के उदाहरण हैं। सृजनात्मक बुद्धि एक बहुत ही अहम हिस्सा है बुद्धि का। सृजनात्मक यानी कि डाइवर्जेंट जो थिंकिंग के बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो सृजनात्मक बुद्धि के होते हैं। बात करते हैं कि सृजनात्मक बुद्धि नवीन और मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता है। इस बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति नई खोज, नए आविष्कार और रचनात्मक कार्य करता है। कलाकार, कवि, लेखक और वैज्ञानिकों में सृजनात्मक बुद्धि अधिक पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं हमारे स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा, अगर उसके पास एक भी टॉपिक दे दी जाए तो वह उसके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिख के ले आता है। इस बुद्धि के जो बालक होते हैं वो अब सारी थिंकिंग के होते हैं। वह एक टॉपिक उठा के उसको कई दिशाओं में सोचते हैं, नई खोज और नए आविष्कार करते हैं और उनका मन हमेशा रचनात्मक कार्यों में लगा रहता है। जैसे कि कलाकार हो गया, वह अपनी कला को अच्छा बनाने के लिए रोज़ नई नई चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करता है। जो कवि हो गया, उसकी जो राइटिंग है, उसकी लेखन जो शैली है वो प्रतिदिन अच्छी होती जाती है, क्योंकि वह प्रतिदिन उस पर कार्य करता है, नई चीज़ें ढूंढता है,
लेखक, वैज्ञानिक, ये सब सृजनात्मक बुद्धि के लोग हैं। इनमें सृजनात्मकता अधिक पाई जाती है। दोस्तों, एक सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा और उसने नहीं सोचा कि आखिर ये नीचे क्यों आई, अगर उसने आविष्कार नहीं किया होता तो सारे लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से अनभिज्ञ होते। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके अंदर सृजनात्मक बुद्धि बहुत अधिक पाई जाती है। बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि गार्डनर ने दिया था कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या होता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, शारीरिक, गतिज, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक या प्राकृतिक बुद्धि। यह सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में विशेष प्रतिभा रखता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है अनुवांशिक बुद्धि। अनुवांशिक बुद्धि वह बुद्धि है जो व्यक्ति को जन्म से माता पिता से प्राप्त होती है। यह बुद्धि व्यक्ति की मूल क्षमता को निर्धारित करती है। कुछ बच्चे जन्म से ही तीव्र बुद्धि के होते हैं। दोस्तों, ये बुद्धि जो है वो आपके जीन से डिसाइड होती है, जेनेटिक होता है, और बच्चे में माता पिता से आती है। दोस्तों, सेशन लंबा ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे ही आपको समझाऊंगी जैसे आप जल्दी से और आसानी से इसको अपने आप लिख सकते हैं। आपके पास शब्दों की कमी नहीं है, आप सभी वेल वर्स्ड हैं और ये सारी चीज़ें आप अपने दैनिक जीवन में रोज़ अपने बच्चों के साथ फेस करते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे। अर्जित बुद्धि। अर्जित बुद्धि वातावरण, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से विकसित होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अर्जित भाषा, जो भाषा बच्चे अपने समाज से प्राप्त करते हैं, अपने घर परिवार में सीख जाते हैं, जिनको सीखने के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर आपके घर में जन्म लेता है, अगर आपके घर में स्थानीय भाषा या आपके घर की जो भाषा है उस भाषा को सिखाने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप वो भाषा सीख जाता है। वैसे ही यह अर्जित बुद्धि होती है। अर्जित बुद्धि जो है वह वातावरण से ही आ जाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण के और अनुभव के माध्यम से विकसित होती है। उचित शिक्षण, अभ्यास और अनुकूल वातावरण से बुद्धि में वृद्धि की जा सकती है। देखिए, जो अर्जित बुद्धि है उसमें आप वृद्धि कर सकते हैं, ना कि बुद्धि अर्जन वहाँ पे आप कर सकते हैं। बुद्धि अर्जन अपने आप बच्चे में होता जाता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक बुद्धि। सांस्कृतिक बुद्धि विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों को समझने की क्षमता है। बहुसांस्कृतिक समाज में रहने के लिए यह बुद्धि अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, बुद्धि और अधिगम में संबंध स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं उत्तर। बुद्धि और अधिगम दोनों ही मानव की महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाएं हैं। ये एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव और अभ्यास के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जबकि बुद्धि वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति सीखने, समझने, तर्क करने और समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। इस प्रकार बुद्धि और अधिगम के बीच गहरा और प्रत्यक्ष संबंध है। दोस्तों, आपको पता है कि आपकी बुद्धि ही यह निर्धारित करती है कि आपका अधिगम कैसा हो सकता है। अतः यह दोनों एक दूसरे से आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। बुद्धि अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती है। देखिए, व्यक्ति की बुद्धि का स्तर उसकी सीखने की क्षमता को निर्धारित करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कौन सा व्यक्ति कैसा सीखता है, उसके सीखने की गति क्या है, उसकी क्षमता क्या है, यह उसके अधिगम को सीधे सीधे प्रभावित करती है। अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति नई बातों को शीघ्र समझ लेता है, जबकि कम बुद्धि वाला व्यक्ति सीखने में अधिक समय लेता है। इस कारण कक्षा में सभी विद्यार्थी समान गति से अधिगम नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि प्रत्येक बच्चे का IQ जो होता है वो अलग अलग होता है, उससे उसके अधिगम पे प्रभाव पड़ता है और बच्चों की जो सीखने की गति होती है वह भी भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम बुद्धि के विकास में सहायक होता है। बुद्धि जन्म से पूरी तरह स्थिर नहीं होती। उचित अधिगम, अभ्यास, शिक्षा और अनुभव के माध्यम से बुद्धि का विकास किया जा सकता है। जब व्यक्ति नए ज्ञान और कौशल सीखता है तो उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है।
दोस्तों, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि किसी बालक में जो बुद्धि है वो जन्म से जैसी है वह हमेशा वैसी ही रहेगी, क्योंकि जब किसी बालक को हम नए कौशल सिखाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, अलग अलग तरीके का ज्ञान देते हैं, तो उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा जन्म से जिस बुद्धि के साथ जन्म लिया है उतनी ही बुद्धि के साथ उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत बात होती है। व्यक्ति प्रतिदिन अपने कौशलों का विकास करता है, प्रतिदिन नए कौशल सीखता है और उसकी सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होती है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि अधिगम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अधिक बुद्धि वाले विद्यार्थी केवल रटने तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि वे विषय को समझकर सीखते हैं। वे तर्क कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं और ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं। इससे अधिगम अधिक स्थायी और प्रभावी होता है। दोस्तों, जो बुद्धि है वह अधिगम की गुणवत्ता को इस तरह प्रभावित करती है कि जो बालक है वो अपना बुद्धि सिर्फ रटने के लिए या चीज़ों का स्मरण करने के लिए नहीं रखता, वो समस्याओं को समाधान करने की नई नई तकनीकें ढूंढता है, नए नए साधन ढूंढता है और अपना व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करके अपने कार्यों को करने का प्रयत्न करता है, जिससे उनकी जो लर्निंग है वो लर्निंग बाय डूइंग का रूप ले लेती है और उनका अधिगम और भी अस्थायी हो जाता है। आगे बात करते हैं अधिगम के प्रकार में बुद्धि की भूमिका। ठोस बुद्धि वाले विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से बेहतर सीखते हैं, जबकि अमूर्त बुद्धि वाले विद्यार्थी प्रतीकों और संकल्पनाओं के माध्यम से आसानी से अधिगम करते हैं। इस प्रकार बुद्धि का प्रकार अधिगम की शैली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार। कक्षा में विद्यार्थी के अधिगम स्तर में अंतर बुद्धि के कारण होता है। कुछ विद्यार्थी शीघ्र सीखते हैं, कुछ सामान्य गति से और कुछ धीरे। शिक्षक को इन भिन्नताओं को समझकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। दोस्तों, जितने इंडिविजुअल स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, सब इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं और सबकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी भिन्न भिन्न है। तो शिक्षक को यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि उनके कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की सीखने का स्तर क्या है, वह उस अनुसार ही बच्चों को शिक्षण देने में सहायक हो पाते हैं। समस्या समाधान में संबंध। बुद्धि व्यक्ति को समस्या को समझने और समाधान खोजने की क्षमता देती है, जबकि अधिगम उस क्षमता को अभ्यास के माध्यम से मजबूत बनाता है। बार बार समस्या समाधान से बुद्धि और विकसित होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बुद्धि के कारण ही व्यक्ति समस्याओं को समझता है, उसके समाधान को ढूंढता है, और जब कोई बच्चा बार बार किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है तो उसका अधिगम और भी स्ट्रांग होता जाता है और उसकी जो बुद्धि है और तेज़ी से विकसित होती है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि परीक्षण और अधिगम मूल्यांकन। बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का अनुमान लगाया जाता है। इससे शिक्षक यह जान पाता है कि विद्यार्थी किस स्तर का अधिगम कर सकता है और किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपको पता है कि जब तक बुद्धि परीक्षण नहीं किया जाएगा तब तक हमें बच्चों के बुद्धि का स्तर पता नहीं चलेगा, और जैसे ही हमें अपने कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की अधिगम का बुद्धि के स्तर का पता चलता है, हम उनको उनकी क्षमताओं के अनुसार अधिगम प्रदान करते हैं, जिससे उनका शिक्षण और भी प्रभावी हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि होने वाला है बालक की बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप धैर्य बना के देखिएगा, और अंत में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न होंगे उसको आसानी से कर पाएंगे। आपके पास शब्द भंडार की कमी नहीं है, आपके पास बहुत शब्द है, बस आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। जो चीज़ें एग्जैक्ट हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर पेपर में चाहे लॉन्ग टाइप आंसर आए या शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आए, आप कोई भी सवाल आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि एजुकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आप ये ना समझें कि आपने फ़ोन उठाया
और आप लेके बैठें और 10 मिनट में आपने सारी चीज़ें जान ली, या 30 सेकंड की रील्स में जैसे कंटेंट शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, और वो भी आप पूरा देखने के लिए अपने आप को बहुत रोक नहीं पाते हैं। तो वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और यह बहुत ही क्रूशियल है कि हमारे लिए कि हमें ये एग्ज़ाम देना है, हमें इसमें पास होना है। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए। कोई भी एजुकेशनल वीडियो अंत में आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाएगी, और इस वीडियो में तो आपको आपके चैप्टर का कम से कम 10 नंबर का सवाल मिलना ही मिलना है, चाहे वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिले, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मिले, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मिले। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप किए बिना आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि होने वाला है बालक की बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। देखते हैं। बालक की बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि केवल जन्मजात नहीं होती, बल्कि उस पर अनेक जैविक, सामाजिक, शैक्षिक और पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ता है। यदि बालक को अनुकूल वातावरण और उचित अवसर मिले तो उसकी बुद्धि का समुचित विकास संभव है। बालक की बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। दोस्तों, अगर एक ही परिवार के बच्चे दो अलग अलग वातावरण में रहते हैं और एक बच्चे को इनरिच रिसोर्सेस मिलता है, उनको अच्छे संसाधन, उनकी सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय जो कारक है वह बेहतर हो, तो उस बच्चे की बुद्धि का विकास अच्छे ढंग से हो सकता है। और जो बच्चा एक ऐसे परिवेश में है जहां उनके लिए जैविक और सामाजिक, शैक्षिक, पर्यावरणीय कारक निम्न स्तर के हों, उस बच्चे की बुद्धि का स्तर दूसरे बच्चे की अपेक्षाकृत कम होगा। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बालक पे जो बाहरी कारक है उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं कि बालक की बालक के बुद्धि के विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है आनुवंशिकता, जिसको हम वंशानुक्रम भी कहते हैं। बालक की बुद्धि पर आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। माता पिता से प्राप्त जीन बालक की मूल बुद्धि क्षमता को निर्धारित करते हैं। यदि माता पिता बुद्धिहीन हैं तो सामान्यतः बालक में भी अच्छी बुद्धि विकसित होने की संभावना रहती है। यदि माता पिता बुद्धिमान हैं तो सामान्यतः बालक में भी अच्छी बुद्धि विकसित होने की संभावना रहती है। हालांकि केवल आनुवंशिकता ही बुद्धि का अंतिम निर्धारक नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक बालक की बुद्धि उसकी आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। उसके अंदर जीन्स कैसे हैं वह उसकी बुद्धि का निर्धारण बहुत हद तक करता है, लेकिन पूर्णतया बुद्धि का निर्धारण वंशानुक्रम ही करेगा, यह कहना बिल्कुल गलत है। तो बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे के माता पिता बुद्धिमान हैं तो पूरी की पूरी संभावना है कि उसका बच्चा भी बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि विकसित होगी। लेकिन अंतिम रूप से आप यह नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। बहुत हद तक यह संभावना है, लेकिन पूरा का पूरा निर्धारण वंशानुक्रम का नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं और कौन कौन से कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण बुद्धि के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। जिस वातावरण में बालक रहता है वहाँ की भाषा, संस्कृति, सामाजिक व्यवहार और शैक्षिक अवसर उसकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। अनुकूल और प्रेरणादायक वातावरण बालक की सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। मान लेते हैं, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको समस्याओं का समाधान करना अच्छा लगता है। वह चीज़ों को जोड़ता तोड़ता, उसको खोलता बिगाड़ता और उसको जोड़ने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि उसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, उन कागज़ के टुकड़ों को जोड़ने का प्रयत्न करता है, कोई शेप या कोई आकृति बनाने का प्रयत्न करता है। उस बच्चे के माता पिता ने इसको बहुत ही अच्छी से देखा, बारीकी से देखा, और अगले दिन उस बच्चे के लिए पजल्स लेके आए, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको जोड़ के घर या अलग अलग तरीके की चीज़ें, अलग अलग डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं
उस बच्चे को वैसा वातावरण दिया उनके गार्जियन ने, और अब वह बच्चा उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिलाकर अच्छे अच्छे शेप्स बना सकता है। अब उसकी बुद्धि का विकास होना और भी आरंभ हो गया। तो आप यह कह सकते हैं कि जैसा पर्यावरण आप अपने बालक को देंगे, अपने बच्चों को देंगे, उन पर्यावरणीय कारकों से उनकी बुद्धि प्रभावित होगी और वह बच्चा अच्छा सीख सकता है। नेक्स्ट है पोषण एवं स्वास्थ्य। देखिए, ये सबसे बेसिक नीड है किसी भी बच्चे की, पोषण और स्वास्थ्य की। उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसको आप न्यूट्रिशन कैसा देते हैं, यह कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि को प्रभावित करता है और बहुत हद तक प्रभावित करता है। आइए देखते हैं। अच्छा पोषण और शारीरिक स्वास्थ्य बुद्धि विकास के लिए आवश्यक है। कुपोषण बीमारी और शारीरिक कमजोरी से बालक की मानसिक क्षमता प्रभावित होती है। प्रारंभिक अवस्था में उचित आहार मिलने से मस्तिष्क का विकास बेहतर होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि अच्छा पोषण बचपन में आवश्यक क्यों है। क्योंकि आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं जो चीज़ें पहले आप वर्स्ट हो चुकी हैं किसी बच्चे में, उसको आप आगे की आने वाले समय में कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कुपोषित है बचपन में और 5-7 सालों के बाद जो जो भी कमियां हो चुकी हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके मानसिक विकास में, उनके शारीरिक विकास में, उसको बाद में पोषण के जरिए आप उसको पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाओगे, वो रिकवर नहीं हो पाएगा। इसलिए ये कहते हैं कि छोटे बच्चों को अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि 90% तक ब्रेन का डेवलपमेंट उस समय तक हो जाता है और फिजिकल डेवलपमेंट भी उस समय बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। इसलिए किसी भी बच्चे के विकास में पोषण और स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। आगे बात करते हैं परिवार का प्रभाव। परिवार बालक का पहला विद्यालय होता है। परिवार में मिलने वाला प्रेम, सुरक्षा, प्रोत्साहन और संवाद बालक की बुद्धि को विकसित करता है। शिक्षित माता पिता बच्चों को पढ़ने, लिखने और सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, आप जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में अलग अलग परिवार से, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं जिनमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो जाते हैं। उनके माता पिता से वो प्रेम, वो सुरक्षा या प्रोत्साहन नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो एक्चुअली वो डिज़र्व करते हैं या जो बच्चों को देना चाहिए। तो ऐसे में जो परिवार का प्रभाव है वो बच्चों पे दिखता है। अगर जिस परिवार में बच्चे को प्रेम मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, सुरक्षा मिलती है, बालक के साथ अच्छे संवाद होते हैं, तो बच्चों में ये चीज़ें अपने आप डेवलप्ड होती हैं, उनकी बुद्धि का विकास होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर किसी परिवार में बालक पल बढ़ रहा है तो उनका जो विकास है उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उसकी जो बुद्धि का विकास होता है, उसकी जो गति होती है वो भी कम हो जाती है। चलिए बात करते हैं विद्यालय एवं शिक्षक की, क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे की बुद्धि पे। विद्यालय का वातावरण और शिक्षक की भूमिका बुद्धि विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग्य शिक्षक, उचित शिक्षण विधियाँ, गतिविधि आधारित शिक्षण और प्रेरणादायक वातावरण बालक में बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विद्यालय परिवार के बाद एक बड़ा कारक है किसी भी बच्चों को प्रभावित करने वाला। विद्यालय कैसा है, विद्यालय का परिवेश कैसा है, वहाँ की शिक्षा कैसी है और शिक्षक कैसे हैं, यह सीधे सीधे बच्चे की बुद्धि को प्रभावित करने का एक कारक है। अगर विद्यालय का वातावरण और शिक्षक की भूमिका अच्छी है तो बच्चा बहुत बेहतर सीख सकता है, उसकी बुद्धि का विकास अच्छा हो सकता है। योग्य शिक्षक और उचित शिक्षण विधियां अगर प्रयोग की जाएं, कोई भी योग्य शिक्षक हो और उचित शिक्षण विधियों द्वारा अपने स्कूल के बच्चों को सिखाने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही उस विद्यालय के बच्चों में जो बुद्धि की क्षमता होती है या बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो बेहतर ढंग से फलित होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, सीखने के अवसर, शिक्षा एवं सीखने के अवसर। बालों को मिलने वाली शिक्षा और सीखने के अवसर उनकी बुद्धि को प्रभावित करती है। यदि बालों को प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और स्वतंत्र रूप से सोचने के अवसर मिलते हैं तो उसकी बुद्धि अधिक विकसित होती है। दोस्तों,
आपको पता है कि कोई भी बच्चा बेहतर कब सीख सकता है? जब उसको सीखने के अवसर मिले, जब उसको समस्या दी जाए, तभी वह समाधान ढूंढेगा। जब तक किसी बच्चे के सामने प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता ना हो, आप मान लीजिए कि कोई बच्चा है आपके क्लास में, वह आपसे प्रश्न पूछने में डरता है। अगर आप उसको मैथ पढ़ा रहे हैं और गणित पढ़ाते वक्त उस व्यक्ति को या उस बच्चे को कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है और उसे डर है कि अगर वह आपसे सवाल पूछे तो आप उसे डांट देंगे, तो वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। वो डर के मारे आपसे प्रश्न पूछ ही नहीं पाएगा। तो अपने क्लास में ऐसा माहौल बनाइए कि बच्चा स्वतंत्र हो आपसे प्रश्न पूछने के लिए, और जब तक बच्चा प्रश्न पूछेगा नहीं तब तक उसका डर नहीं हटेगा, और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसको समाधान करके ही बच्चे की बुद्धि जो है वो अधिक विकसित हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक संपर्क। मित्रों, सहपाठियों, समाज के साथ संपर्क में बालक नई चीज़ें सीखता है। सामाजिक सहभागिता से बालक की सोच, भाषा और समस्या समाधान अधिक विकसित होती है। नेक्स्ट है भावनात्मक वातावरण। सकारात्मक भावनात्मक वातावरण बुद्धि विकास के लिए आवश्यक है। डर, तनाव और दबाव बालक की मानसिक क्षमता को बाधित करती हैं। प्रेमपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में बालक खुलकर सीखता है। मैंने पहले ही बताया कि जब तक बालक को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी और सुरक्षित वातावरण नहीं होगा, बालक नहीं सीख सकता है। आगे देखिए, प्रेरणा और रुचि। जिस कार्य में बालक की रुचि होती है उसमें वह अधिक ध्यान देता है और बेहतर सीखता है। आंतरिक प्रेरणा बालक की बुद्धि को विकसित करने में सहायक होती है। दोस्तों, जब तक बच्चे के अंदर मास्टरी इम्प्लीमेंट होता है या रुचि होती है वो नहीं आएगा, तब तक बच्चा अच्छा नहीं सीख पाएगा। आप बाह्य अभिप्रेरणा से बच्चों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, वह तो कंडीशनिंग हो गई। तो जब तक बच्चे के अंदर मास्टरी ओरिएंटेशन नहीं आएगा, आत्म प्रेरित नहीं होगा, तब तक बच्चा कभी भी अच्छा नहीं सीख सकता, या उसकी जो लर्निंग है वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, अनुशासन एवं स्वतंत्रता। अत्यधिक कठोर अनुशासन या अत्यधिक स्वतंत्रता दोनों ही बुद्धि के विकास में बाधक हो सकते हैं। संतुलित अनुशासन और उचित स्वतंत्रता बालों को सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। तो इन दोनों का बैलेंस आप अपनी कक्षा में बनाए रखिए, जिससे बालक सीखने के लिए बेहतर उसको परिवेश मिले और वह आसानी से सीख सके। संस्कृति और परंपराएं। संस्कृति, भाषा और परंपराएं भी बालक की बुद्धि को प्रभावित करती हैं। विभिन्न सांस्कृतिक अनुभव बालक की सोच को व्यापक बनाते हैं। नेक्स्ट है तकनीक और मीडिया। आधुनिक तकनीक और शैक्षिक मीडिया का सही उपयोग बालक की बुद्धि को बढ़ा सकता है। हालांकि अत्यधिक और अनुचित उपयोग नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। दोस्तों, आजकल का समय जो है वह तकनीक और मीडिया का है। बच्चे अब पहले की तरह नहीं रह गए हैं। अब उनके पास तकनीक है, उनके पास मीडिया है, और वह प्रत्येक बच्चा जो छोटा है वह मोबाइल फ़ोन आराम से चलाता है, उसको हर चीज़ आती है। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं अगर एक तरह देखा जाए तो कभी भी कोई बच्चा अगर उसके हाथ में फ़ोन हो तो माता पिता को एश्योर करना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, ऐसी कोई चीज़ उसके सामने ना आए जो उसके अधिगम पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाले। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए बात करते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न की, जो कि होने वाला है, कक्षा शिक्षण में बुद्धि परीक्षण का महत्व स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कक्षा शिक्षण में बुद्धि परीक्षण का महत्व। दोस्तों, आपको पता है कि किसी भी कक्षा में बच्चों की बुद्धि लब्धि या बच्चों की क्षमता जब तक किसी प्रत्येक टीचर को नहीं पता होगा तब तक वह अच्छा अधिगम या अच्छा शिक्षण कार्य कर ही नहीं सकता। अगर आपने लेबलिंग कर दी, सारे बच्चों को एक जैसा मान लिया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा उपेक्षित हो जाता है। आइए बात करते हैं कि कैसे हम इसको समझते हैं। बुद्धि परीक्षण वे वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनके माध्यम से बालकों की मानसिक क्षमताओं, सोचने समझने की शक्ति तथा सीखने की योग्यता का मापन किया जाता है। कक्षा शिक्षण में सभी विद्यार्थी समान नहीं होते, उनकी बुद्धि, रुचि और सीखने की गति में अंतर पाया जाता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि परीक्षण शिक्षक को विद्यार्थी को समझने और प्रभावी शिक्षण प्रदान करने में सहायता करते हैं।
कक्षा शिक्षण में बुद्धि परीक्षण का महत्व निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो इस आपको दोबारा रिवीजन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक ही चीज़ को प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग तरीके से कई बार मैंने समझाने का प्रयत्न किया है कि आखिर कक्षा शिक्षण में बुद्धि परीक्षण का महत्व क्यों है, क्यों हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या है, उनकी मानसिक क्षमता क्या है, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी सीमाएँ क्या हैं, आखिर क्यों। और जब तक हमें अपने कक्षा के प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्तर का पता नहीं चलेगा, हम उनके लिए बेहतर शिक्षण कार्य कभी नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न में हम यही देख रहे हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों। आप देखेंगे तो घूम फिर के सिर्फ एक चीज़ पे आपका ध्यान जाएगा कि जो भी कुछ चीज़ हो रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को ध्यान में रख के किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण में बुद्धि परीक्षण का महत्व कैसे है। पहला, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान। मैंने ऑलरेडी आपको इस वीडियो में कई बार बता रखा है कि कक्षा में पढ़ने वाला व्यक्ति प्रत्येक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ सामान्य गति से और कुछ मंद गति से सीखते हैं। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक इन व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान कर सकता है और उसी के अनुसार शिक्षण योजना बना सकता है। दोस्तों, हमें अगर पता होगा कि हमारे क्लास में बच्चे जो हैं किस स्तर के हैं, जो मंद गति से सीखने वाला बच्चा है वो कितने बच्चे हैं, सामान्य गति से सीखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है और तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो हम उनको आसानी से उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करके उनके पाठ्य योजनाएं बना सकते हैं और शिक्षण को प्रभावी ढंग से हम संपादन कर सकते हैं। आगे देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन। बुद्धि परीक्षण शिक्षकों को यह समझने में सहायता करते हैं कि विद्यार्थी के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त होगी। उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान और चर्चा विधि उपयोगी होती है, जबकि सामान्य या कम बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए सरल और गतिविधि आधारित विधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपको ये बताना चाहती हूँ कि भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं वाले बच्चों के लिए भिन्न भिन्न तरीके की गतिविधियों का या शिक्षण विधियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारी कक्षाओं में पढ़ने वाला वह बालक जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, उनको हम सरल और गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य कराएं, जिससे उनका मन भी लगे और वह आसानी से अपनी गतिविधि के द्वारा अपनी शिक्षा को प्रभावी कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं और अपने अधिगम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अधिगम की गति का निर्धारण। कुछ विद्यार्थी शीघ्र सीखते हैं, कुछ धीरे। बुद्धि परीक्षण के आधार पर शिक्षक यह जान सकता है कि कक्षा में अधिगम की गति कैसी रखी जाए, जिससे अधिकतर विद्यार्थी लाभान्वित हों। दोस्तों, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। अगर हम अपने कक्षा में बुद्धि परीक्षण कर लें तो हम अधिगम के लिए गति का निर्धारण कर सकेंगे, जिससे कि सारे ही विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट देखिए, विशेष बच्चों की पहचान। बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि बच्चों की पहचान की जा सकती है। प्रतिभाशाली बच्चों को उन्नत गतिविधियों के विशेष अवसर दिए जा सकते हैं, जबकि मंद बुद्धि बच्चों के लिए विशेष शिक्षण की सहायता की व्यवस्था की जा सकती है। दोस्तों, आप मान लीजिए कि आपकी कक्षा में पढ़ रहा आप किसी कक्षा 1 में मैथ पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा ऐसा है कि कक्षा 1 में जितने भी चीज़ें हैं जो कक्षा 1 के बच्चे को आनी चाहिए वह उन सबको जानता है, और आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 1 में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो जब आप दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे तो अधिक जानने वाला व्यक्ति जो तीव्र बुद्धि का है वह बोर हो जाएगा, आप उसकी आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं उपेक्षित करेंगे। तो अगर आपको पता है कि यह तीव्र बुद्धि का बालक है तो आप उसको अलग तरीके का प्रश्न देंगे, जिससे वह उसमें इंगेज रहेगा, उसको करता रहेगा, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करेगा और उसको बोरियत भी नहीं लगेगी।
और आप उसकी आवश्यकताओं की उपेक्षा भी नहीं करेंगे। बात करते हैं शैक्षिक मार्गदर्शन में सहायक। बुद्धि परीक्षण विद्यार्थियों के शैक्षिक मार्गदर्शन में सहायक होती है। इनके आधार पर विद्यार्थियों को उनकी बुद्धि और क्षमता के अनुसार विषय चयन, कक्षा निर्धारण और भविष्य की शैक्षिक दिशा तय करने में सहायता मिलती है। आगे देखिए, कक्षा प्रबंधन में सहूलियत। जब शिक्षक विद्यार्थी की बुद्धि के स्तर से परिचित होता है तो कक्षा प्रबंधन सरल हो जाता है। शिक्षक समूह कार्य, बैठने की व्यवस्था और गतिविधियों का आयोजन बुद्धि स्तर के अनुसार कर सकता है। दोस्तों, जब तक किसी भी शिक्षक को यह नहीं पता होगा कि उसकी कक्षा में पढ़ रहे बच्चों की बुद्धि का स्तर कैसा है, कौन से बच्चे तीव्र बुद्धि के, कौन से मंद और कौन से सामान्य बुद्धि के हैं, तब तक वह एक बेहतर कक्षा का प्रबंधन कर ही नहीं सकता। आप मानिए कि अगर किसी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा मंद बुद्धि का है और उसको हमेशा अपने कक्षा में पीछे बिठाया जाए तो वह बच्चा कभी भी अच्छा अधिगम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से शिक्षक सामान्य बुद्धि या कम बुद्धि वाले बच्चों को हमेशा अपने आगे, अपने सामने बिठाता है ताकि वह उसकी समस्याओं को समझने में सहायक हो और बच्चों को इतनी स्वतंत्रता हो कि शिक्षक सामने रहे और उनकी जो भी समस्या है वो शिक्षक से स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्रश्नों को पूछ ले। अतः कक्षा के प्रबंधन में यह सहूलियत होता है। बुद्धि परीक्षण करके हम बच्चों के बुद्धि का स्तर पता लगाते हैं और उसी अनुसार कक्षा में उनको व्यवस्थित ढंग से बिठाते हैं। शिक्षण को प्रभावी बनाना। बुद्धि परीक्षण शिक्षक को यह बताने में सहायक होते हैं कि कौन सा विद्यार्थी किस प्रकार के उदाहरण, भाषा और अभ्यास से बेहतर सीख सकता है। इससे शिक्षण और अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनता है। नेक्स्ट देखिए, मूल्यांकन की प्रगति की जांच। बुद्धि परीक्षणों के परिणामों की तुलना शैक्षिक उपलब्धि करके यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप प्रगति कर पा रहा है या नहीं। इससे शिक्षण में सुधार की आवश्यकता का पता चलता है। दोस्तों, अगर मूल्यांकन किया जाए तो हमें पता चलता है कि बच्चे की सीखने की गति में कुछ सुधार हुआ कि नहीं और हम उनको बेहतर सिखाने का प्रयास कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये सबसे आखिरी क्वेश्चन था और इसके साथ ही इस चैप्टर में जितने भी सब टॉपिक थे वो ख़त्म होते हैं। मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि कोई भी प्रश्न ऐसा। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर जो है वो है डेवलपमेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। वो भी एक बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टॉपिक और सब टॉपिक हैं, तो उसको भी पार्ट करके लेके आऊँगी मैं आपके लिए, ताकि आप आराम से और आसानी से वो उस पूरे सिलेबस को कवर कर पाएँ। और आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब हर संडे को मैं आपको एक मॉडल पेपर दूंगी, सेम वैसा ही पेपर जैसे एग्ज़ाम में आता है। 19 क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, जिसको करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपने जो भी पढ़ा है वह उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।